टेस्टिंग सेरेमनी का दिन था अवेकनर्स एकेडमी में। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और रैंक को इवैल्यूएट करने के लिए प्रोफेसर उन्हें एक एक करके पोर्टल के अंदर बुला रहे थे। ये पोर्टल एक कमरे की तरफ जाता था जहां एक ट्रेंड डीमन हार्ट रखा था जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसका लेवल नाप लेता था। फिर सबका करंट रैंक और पोटेंशियल पूरी एकेडमी के सामने डिस्प्ले किया जाता। कुछ लोग डी रैंक मिलने पर और अपना हाई पोटेंशियल देखकर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। फिर एकेडमी का टॉप जीनियस सामने आया। वो सबसे ताकतवर गिल्ड का अमीर वारिस था और हर कोई उसके रिजल्ट्स देखने के लिए बेताब था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में एंटर हुआ। उसे यकीन था कि वो एकेडमी की हिस्ट्री में नंबर 1 रैंक बनकर एक सेंसेशन बन जाएगा। जैसे ही उसने अपनी पावर अनलीश की, बाहर स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे। उसे हाई टियर डी रैंक मिला और पोटेंशियल सीधा एस रैंक तक। उसके दोस्त बहुत प्राउड थे और उन्हें यकीन हो गया कि ये घमंडी लड़का दुनिया का एक रेयर टैलेंट है। उनमें से एक ने तो सीचन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब इस बेचारे की बारी है और ये अपनी बेइज्जती करवाकर बाहर आएगा। लेकिन सीचन ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ा। वो पोर्टल के अंदर गया, पर इस बार डीमन हार्ट डर गया था। सीचन ने अभी तक कोई स्किल यूज भी नहीं की थी और हार्ट ने पहले ही हाई टियर डी रैंक दिखा दिया, जिसे देखकर सब शॉक हो गए। फिर उसने एक मॉन्स्टर से डिवावर की हुई सबसे कमजोर स्किल कार्ड यूज की और आसानी से सी रैंक तक पहुंच गया। जब लोग ये देखकर हैरान थे, तभी सीचन ने अपना क्लास कार्ड बदल दिया और डीमन हार्ट पैनिक करने लगा। जैसे ही उसने अपनी पावर रिलीज की, आसमान में तूफान उठ गया। रैंक डिस्प्ले पर एस रैंक पोटेंशियल ग्लिच होने लगा। प्रोफेसर्स डर गए और टेस्टिंग रूम की तरफ भागे। जब वो अंदर पहुंचे तो पूरा कमरा तबाह हो चुका था और डीमन हार्ट फ्राइड होकर पूरी तरह मर चुका था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बीच सीचन आराम से बाहर निकल गया। असल में उसने अपनी ओवरवेलमिंग पावर से डीमन हार्ट को मारने के बाद उसे डिवावर कर लिया था। तो सीचन कौन है और वो इतना स्ट्रांग क्यों है? वो एक रिग्रेसर है जो उस फ्यूचर से वापस आया है जहां डीमंस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। वो आखिरी सर्वाइवर था जिसने डीमन किंग को हराने के लिए खुद को ब्लास्ट कर दिया था। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने 10 साल पुराने डॉर्म रूम में था। पहले उसे लगा कि शायद ये मौत के बाद की कोई दुनिया है, पर खिड़की से बाहर वही पुराना नजारा देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी विश पूरी हो गई है। तभी एक अजनबी होलोग्राम सामने आता है और चैन को बताता है कि ग्लटनी की पावर का इंटीग्रेशन पूरा हो गया है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे एहसास होता है कि पहले डीमन लॉर्ड रेक्स के आने में अब सिर्फ 3 साल बचे हैं। उसे साफ याद है कि वही डीमन लॉर्ड सारी तबाही की जड़ था। रेक्स ही नरक के दरवाजे खोलता है, जिसके बाद बाकी डीमन लॉर्ड्स एक एक करके इंसानी दुनिया में दाखिल होते हैं। हमारा हीरो तय करता है कि उसे वो जगह ढूंढनी होगी जहां रेक्स प्रकट होगा और दरवाजा खुलने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। जैसे ही वो होश में आता है, चैन अपने पास तैरते इंटरफेस पर ध्यान देता है जहां अब उसके स्टैट्स साफ दिख रहे हैं। हीरो हैरान होता है कि क्या ये कोई गेम मेन्यू या सिस्टम है, क्योंकि पहली जिंदगी में उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। तब वो सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर पर निर्भर था जो 10,000 में से किसी एक को मिलती है। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ऐसे ही पोटेंशियल अवेकनर्स को भर्ती करने के लिए बनी है, पर अफसोस जब चैन पिछली बार यहाँ था वो अवेकन होने में नाकाम रहा था। उस वक्त उसे बुलीड होने की आदत थी, इसीलिए वो इन्फर्मरी में इस हाल में जगह था। तभी सिस्टम एक और पैनल खोलता है और उसे लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाता है, जिसे वो तुरंत अपनी पिछली जिंदगी की क्लास के रूप में पहचान लेता है। लड़का चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वो इस बार जल्दी अवेकन हो गया है। वो इसे टेस्ट करने का फैसला करता है, पर क्लास बदलने से पहले ही उसका रूममेट और दोस्त मा लॉन्ग आ जाता है, जो एक ई रैंक फ्लावर चैंटर है। उस बेचारे के गाल पर पट्टियां बंधी हैं और वो चैन का हाल जानने आया है। खुशकिस्मती से लॉन्ग को वो फ्लोटिंग पैनल्स नहीं दिखते, जिससे चैन को यकीन हो जाता है कि सिर्फ वही इन्हें देख सकता है। उसका दोस्त उसे गौर से देखता है क्योंकि चैन के सारे जख्म गायब हो चुके थे और वो हैरान होता है कि एक गैर अवेकनर उससे भी तेज कैसे ठीक हो रहा है जो पहले से अवेकन्ड है। हमारा लड़का पिछली जिंदगी के लॉन्ग को याद करता है। ये वही रूममेट था जो यूनिवर्सिटी में अवेकन हुआ था, फिर भी वो सबसे कमजोर अवेकनर्स में से एक रहा और रेक्स के आने के तीसरे दिन बेरहमी से मारा गया। चैन अपने पुराने दोस्त को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि कल उनका रैंक टेस्ट है और दोनों को तैयार रहना चाहिए। लॉन्ग को उसके लिए बुरा लगता है, ये सोचकर कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ, पर वो याद दिलाता है कि ग्रेजुएशन के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। जब वो भीड़ वाली सड़कों से गुजरते हैं, चैन कैजुअली कहता है कि इतने लोगों को एक साथ देखे बहुत वक्त हो गया, जिससे उसका रूममेट बुरी तरह डर जाता है। चैन लगातार यही सोच रहा है कि अगर इस बार उसने कुछ नहीं किया तो सबका अंजाम वही पुराना और भयानक होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके कड़ी मेहनत करके अपना लेवल बढ़ाना होगा। लेकिन एक समस्या है, इस वक्त किसी भी अवेकनर के लिए लेवल अप करने का एक ही रास्ता है और वो है डीमन लेयर्स के अंदर मॉन्स्टर्स को हराना। ये जगह पूरी तरह बड़े गिल्ड्स के कब्जे में है, जिसका मतलब है कि उस जैसे आम या कमजोर लोगों के पास लेवल अप करने का कोई मौका नहीं है। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले वो कहां खड़ा है। गवर्नमेंट ने अवेकनर्स को ई से लेकर एस क्लास तक के रैंक्स में बांटा है।
चैन जानता है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटके हैं और मुश्किल से कुछ ही डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। वो अपने दोस्त की तरफ देखता है और मन ही मन उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसका रैंक उससे कहीं ऊपर है। तभी अचानक एक बॉल उड़ती हुई आती है और बेचारे लॉन्ग को लगती है, जिससे उसका चश्मा टूटकर गिर जाता है। सामने वही बुली गोंग चुंग और उसके चमचे खड़े थे जिन्होंने कल ही उन्हें पीटा था। चुंग हंसते हुए कहता है कि जब उसे पता था कि वो यहाँ खेल रहा है तो वो उसके लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाया। लॉन्ग तुरंत माफी मांगता है और अपने पैसे से ड्रिंक्स लेने जाने लगता है, मगर चैन उसे रोक देता है और कहता है कि माफी एक्चुअली चुंग को मांगनी चाहिए। बुली को देखते ही चैन को अपनी पुरानी जिंदगी की दर्दनाक यादें घेर लेती हैं। वो लोग उसे सिंक के पानी में डुबाने की कोशिश करते थे और बेशर्मी से कहते थे कि वो उसे अवेकन होने में मदद कर रहे हैं। उस दिन वो तभी रुके थे जब चैन बेहोश हो गया था। लॉन्ग उसकी मदद के लिए भागा था, पर चुंग ने चैन की आवाज सुनते ही वापस आकर उसे और ज्यादा चोट पहुंचाई थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और चैन ने इन बुलीज को सबक सिखाने का मन बना लिया है। चैन की बात सुनकर चुंग और उसके साथी उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि उसका मुंह बंद कर सकें। चैन जानता है कि चुंग सिर्फ इसलिए इतना उड़ रहा है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। आसपास के स्टूडेंट्स भीड़ जमा कर लेते हैं और चैन के लिए बुरा फील करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो फिर से पिटेगा। जब चुंग उसके पास पहुंचता है तो वो दोबारा पूछता है कि चैन ने क्या कहा। चैन बड़ी शांति से दोहराता है कि वो उन्हें परेशान करना बंद कर दे। ये सुनते ही चुंग अपना आपा खो देता है और तुरंत चैन पर एक पंच चला देता है। इस बार चैन अपना हाथ उठाता है और बड़ी आसानी से अटैक रोककर बुली को पीछे ढकेल देता है। आसपास के लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि सबको यही पता था कि चैन अब तक अवेकन नहीं हुआ है। फिर भी उसने इतने भारी हमले को ऐसे रोका जैसे वो कुछ भी ना हो। चुंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो दोबारा हमला करता है, जबकि चैन शांति से अपनी इलेक्ट्रिक असैसिन क्लास स्विच कर लेता है। लॉन्ग वहां खड़ा हैरान होता है, जबकि चुन अपनी इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करके पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो पास पहुंच पाए, चैन तेजी से आगे निकलकर उसे एक लाइटनिंग चार्ज्ड पंच से दूर फेंक देता है। किसी को यकीन नहीं होता कि वही कमजोर चैन स्कूल बुली को एक ही मुक्के में उड़ा सकता है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी चुंग शांत नहीं होता और अपने चमचों को बदला लेने के लिए चिल्लाता है, पर उसके साथी चैन का जलवा देखकर पहले ही डर चुके हैं। चुंग फिर से खड़ा होकर हमला करता है, मगर एक बार फिर वो बिना किसी मौके के बुरा पीटा जाता है। अपने बॉस को ऐसे कुचलते देखकर उसके चमचे समझ जाते हैं कि उनकी कोई गुंजाइश नहीं है और वो तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। वो बेचारा नर्ड ये सब देखकर इतना हैरान होता है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कल तक पिटने वाला उसका रूममेट अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। दूसरी तरफ चैन को एहसास होता है कि पिछली जिंदगी की तरह वो जब चाहे अपनी असैसिन स्टेट में स्विच कर सकता है। लेवल 1 पर भी उसके स्टैट्स इतने हैं कि वो लो लेवल अवेकनर्स को झेल सके, यानी उसका करंट रैंक कम से कम डी है। पर एक चीज अभी साफ नहीं हुई थी, किसी को हराने के बाद भी सिस्टम ने उसे लेवल अप नहीं दिया था। ये सोचते हुए चैन उस बुली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि सब लोग डर जाते हैं। ठीक आखिरी मौके पर स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू बीच में आकर चैन को रोकती है। वो उसे समझाती है कि भले ही गलती चुंग की थी, पर इतनी पिटाई काफी है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि बुली अब उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा, जिसके बाद हमारा हीरो उसे छोड़ने का फैसला करता है। पीछे हटते हुए चैन सोचता है कि स्टूडेंट काउंसिल चुंग जैसे लोगों को बचाने के लिए इतनी उतावली क्यों है। हालांकि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था और सच में उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो जानता है कि ऐसे लोगों को सही सजा मिलनी जरूरी है, वरना वो कमजोरों को निशाना बनाते रहेंगे। चैन अपने रूममेट के साथ वहां से निकल जाता है, जबकि बुलीज के साथी दूर से उसे देखते हुए आपस में बात करते हैं कि अब चैन से पंगा लेने की गलती कभी नहीं करनी। उस रात जब लॉन्ग बाकी रूममेट्स को बताने की कोशिश करता है कि चैन एक खतरनाक लाइटनिंग असैसिन बन चुका है, तो कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। जुआ के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, अगर चैन सच में इतना ताकतवर बन चुका है तो वो अब भी यहाँ मैदान में पसीना क्यों बहा रहा है। उसका मानना था कि एक बार जब कोई अवेकनर बन जाता है तो उसे ऐसी मामूली फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर उनका रूममेट शैन यू, जो गेमिंग का शौकीन है, मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लॉन्ग की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग पर कोई गहरी चोट लगी है। जुओ अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि उन चारों को इस डॉर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो सबसे कमजोर हैं और ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। इतना ही नहीं, वो बड़े गर्व से खुद को उन चारों में सबसे शक्तिशाली बताता है और लॉन्ग और यू को सिर्फ सपोर्ट कैरेक्टर्स करार देता है। उसका पूरा ध्यान अब कल होने वाले फाइनल ग्रेजुएशन टेस्ट पर है, जहां उसे उम्मीद है कि वो अपनी रैंकिंग सुधार लेगा। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग एक ई रैंक्ड डीमन लेयर में अपनी ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकलते हैं। उनके साथ लिंग यू भी है।
टिंग अपने छोटे भाई चुन को वहां खड़ा देखकर हैरान होते हैं। चुन गुस्से और जलन में भरा हुआ है। उसका कहना है कि जब तक वो लड़का उसके सामने है जिसने उसे हराया था, तब तक उसे चैन की नींद नहीं आएगी। चुन अपने बड़े भाई से बदला लेने की जिद करता है, जिस पर टिंग उसे शांति से भरोसा दिलाते हैं कि वो इस मामले को संभाल लेंगे। बाद में खाने की मेज पर वाइस प्रेसिडेंट टिंग से पूछा जाता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। टिंग बस ये जानना चाहते हैं कि क्या वो लड़का सच में उतना ही खतरनाक है जितना चुन बता रहा है। लिंग यू उन्हें याद दिलाती हैं कि पूरे स्कूल में मुश्किल से 10 डी रैंक स्टूडेंट्स हैं और वो सब पहले से ही उनके क्लब का हिस्सा है। वो कहती हैं कि किसी आम लड़के के पास डीमन लेयर्स का एक्सेस तक नहीं है, तो वो टिंग के सामने टिक ही नहीं सकता। बारिश की परवाह किए बिना चैन पागलपन की हद तक मेहनत कर रहा है। उसने 100 किलो का वजन उठाकर 20 किलोमीटर दौड़ने का टारगेट रखा है। ये वजन उसके खुद के शरीर से दुगना है। चैन जानता है कि अगर उसे अपनी शक्तियों की सीमा को पार करना है तो उसका शरीर उस बोझ को सहने के लायक होना चाहिए। दौड़ते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही याद है, उसकी बहन। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को खोते देखा था जब डीमन किंग रैथ ने धरती पर कदम रखा था। वो पल तबाही की शुरुआत थी और तभी से चैन ने ठान लिया था कि उस दरिंदे को खत्म करना ही उसकी जिंदगी का पहला मकसद है। वो जानता है कि डीमन किंग हर गुजरते दिन के साथ और ताकतवर हो रहा है। अगर उसे 3 साल बाद होने वाली उस जंग को जीतना है तो उसे वक्त से भी तेज निकलना होगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से उसकी बहन चून की आवाज आती है। इतने वक्त बाद उसकी आवाज सुनकर चैन एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो जाता है। बहन बताती है कि वो कंपटीशन में बिजी थी, इसलिए कॉल नहीं कर सकी और जीतने पर शायद उनका किराया देने का मसला हल हो जाए। चैन मुस्कुराते हुए सुनता रहा और इरादा किया कि इस बार वो उसे हर दुख से बचाकर वही जिंदगी देगा जिसकी वो हकदार है। कॉल खत्म होते ही वो ट्रेनिंग पर लौटा और यूनिवर्सिटी के 3 और चक्कर लगाए। फिर वो शावर लेने चला गया। उसे लगा कि वो इस नए शरीर का आदी हो रहा है जिसमें काफी पोटेंशियल है। वो बैठकर उन डीमन लेयर्स के बारे में सोचने लगा जहां सिर्फ अमीर जा सकते हैं। ताकत बढ़ाने के लिए उसे मॉन्स्टर्स को हराना ही था। इसी फिक्र में वो सो गया और ग्लटनी सिस्टम के अंदर खिंच गया। वो एक अनजान जगह पहुंचा और सोचा कि क्या ये कोई सपना है। बाहर लॉन्ग उसे ढूंढते हुए परेशान था कि चैन कहाँ गया। उस जगह चैन के सामने एक बड़ा टावर था, पर कुछ समझने से पहले ही ई रैंक क्लाउड वॉरियर्स डेथ हाउंड्स वहां प्रकट हुए। चैन को लगा वो किसी डीमन लेयर में है और उसने तुरंत क्लास बदली। उसने सोचा पहले मॉन्स्टर्स को खत्म करे और बाकी बातें बाद में देखे। चैन ने आसानी से उन हाउंड्स को ढेर कर दिया और आइटम्स जमा किए। वो लेवल 2 पर पहुंच गया और खुश हुआ कि शायद किस्मत से किसी डीमन लेयर में आ गया है। तभी एक बॉस मॉन्स्टर आया और चैन ने उसे भी तिनके की तरह काट दिया, जिससे उसका लेवल और बढ़ गया। बॉस से मिलने वाली एक्सपीरियंस पॉइंट्स आम मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा थीं। तुरंत बाद बॉस की बॉडी पर डिवॉरेबल लिखा आया, जिसे देखकर चैन हैरान हुआ। उसे सिस्टम पैनल की ग्लटनी पावर याद आई और उसने टेस्ट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। डिवॉरिंग तुरंत हुई और मॉन्स्टर एक कार्ड में समा गया। चैन दंग था कि वो हारे हुए मॉन्स्टर्स को क्लासेस में बदल सकता है। वो समझ गया कि ये वही ताकत है जो डीमन लॉर्ड लैन यू के पास थी। ये सोचकर कि उसके पास डीमन लॉर्ड जैसी पावर है, वो कांप गया। दुनिया में हर कोई सिर्फ एक क्लास के साथ पैदा होता है, कुछ लोग शायद 2, पर चैन अब जितनी चाहे उतनी क्लासेस रख सकता था। वो सोचता है कि उसे ये इतनी बड़ी ताकत कैसे मिली और ये सामने खड़ा शैतानी टावर आखिर क्या चीज है। जब ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं तभी ये खतरनाक एहसास होता है और 2 एस रैंक तलवारें लिए एक डीमन प्रकट होता है। ये डीमन साफ तौर पर एस रैंक का है, जिसका मतलब है कि चैन के पास उसे हराने का कोई मौका नहीं है। चैन जानता है कि वो मुकाबले में बहुत पीछे है, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए एक लाइटनिंग स्वॉर्ड बुलाता है। एक अजीब बात यह भी है कि वो डीमन उसका नाम तक जानता है। वक्त गुजरता है और डीमन चैन के साथ वार बदलता है। ये साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, क्योंकि वो जानबूझकर नाजुक हिस्सों पर चोट नहीं करता और उसे बार बार नीचे गिराता रहता है। चैन को उसकी हद तक धकेलने के बाद डीमन बोलता है और उसे सर्वाइव करने के लिए शैतानी टावर की हिफाजत करने का ऑफर देता है। जब चैन इनकार कर देता है तो डीमन उसके हाथ पर बेरहमी से वार करता है। वो उसे खत्म करने की धमकी देता है और बताता है कि वो अब तक सिर्फ इसलिए नरम था क्योंकि सिर्फ चैन ही इस जगह तक पहुंचने के लायक है। डीमन उसे एक बार फिर सोचने को कहता है, पर चैन खतरे के बावजूद हिम्मत नहीं हारता और दोबारा मना कर देता है। वो चिल्लाते हुए खुद को चार्ज करता है और खत्म करने के इरादे से फिर हमला करता है। इस पूरे वक्त में वो डीमन की हर हरकत को गौर से देख रहा था और उसने हर स्विंग से पहले होने वाले
0.4 सेकंड के गैप को पकड़ लिया था। वो जानता है कि वो उस छोटे से वक्त का इस्तेमाल मॉन्स्टर की कलाई के एंगल को समझने और सही वक्त पर बचने के लिए कर सकता है। इसके अलावा उसने 0.2 सेकंड का एक रिकवरी लैग भी ढूंढ लिया है, जहां डीमन बिल्कुल कमजोर होता है। वो सटीक पल का इस्तेमाल उसके दिल पर निशाना लगाने के लिए करने का प्लान बनाता है। भले ही वो इस खतरनाक चाल में कामयाब हो जाता है, पर उसे एहसास है कि एक डी रैंक उस एस रैंक को पूरी तरह नहीं हरा सकता। इसलिए उसका मकसद सिर्फ डीमन को इतनी देर के लिए रोकना है ताकि वो भागने का मौका बना सके। वो बिल्कुल वैसा ही करता है और उस रोशनी की तरफ भागता है जो उसे दिखाई देती है, इस उम्मीद में कि शायद वही एग्जिट है। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचता है, रोशनी गायब हो जाती है और डीमन बताता है कि वो सिर्फ एक धोखा था और एग्जिट जैसी कोई चीज यहां नहीं है। डीमन आगे बताता है कि ये महल असलियत में कोई डीमन लेयर नहीं है। फिर भी वो इस बात की तारीफ करता है कि कैसे उस लड़के ने इतनी जल्दी उसके हमलों की कमियों को पहचान लिया। डीमन आखिरकार अपने असली रूप पर्गेटोरी राक्षसा में सामने आता है और चेन से कहता है कि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। चेन जब उसकी बॉडी को गौर से देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वही लोग था जो उसने पहले डीमन लॉर्ड लैन यू का देखा था। चेन को तुरंत अपनी पुरानी जिंदगी की वो आखिरी जंग याद आती है जो उसने रिग्रेशन से ठीक पहले लड़ी थी। उसका दुश्मन कोई आम शैतान नहीं था। उस फाइट के दौरान वो क्रीचर पहले एक बड़े ड्रैगन में बदला और फिर बार बार अपनी क्लास चेंज करके दूसरे खतरनाक हाई टियर मॉन्स्टर्स का रूप लेता रहा। उसने उबलते हुए लावा, जहरीली बेलों और चैन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बिजली का इस्तेमाल किया था। लेकिन उन सारे बदलावों में से जिसने चैन का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो वही रूप था जो अभी उसके सामने खड़ा था। उसे एक झटके में समझ आ जाता है कि हर एक बदलाव दरअसल डीमन किंग लैनियस की एबिलिटी का ही हिस्सा था, क्योंकि वो पावर अब उसके खुद के अंदर है। इसलिए ये डीमन जो अभी दिख रहा है वो चैन की बॉडी में समाई ग्लटनी की पावर ही है। चैन का ये सटीक अंदाजा देखकर डीमन काफी इंप्रेस होता है। वो शांति से कहता है कि चैन वाकई उस पावर का असली हकदार है जो इस पूरे डायमेंशन में मौजूद है। चैन थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इस डायमेंशन का क्या मतलब है। तभी डीमन के हाथ में एक सुनहरी वॉइड की प्रकट होती है। पीछे खड़े उस विशाल टावर में एंटर करने और वहां से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। डीमन समझाता है कि डीमन किंग लैन यू ने अनगिनत पावरफुल मॉन्स्टर्स को डिवावर किया था। उस टावर की रखवाली करना, जिसमें सबसे जिद्दी और खतरनाक शैतानों को कैद किया गया है, इसका पवित्र फर्ज था। मगर अब वो वही चाबी चैन को दे रहा है। राक्षसा चाहता है कि चैन उन डीमंस को खत्म करके खा जाए और ज्यादा स्ट्रांग बने ताकि उसके मिशन को पूरा कर सके। हैरान होकर चैन पूछता है कि एक डीमन भला इंसान की हेल्प क्यों करेगा। जवाब में वो बताता है कि डीमन वर्ल्ड में भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बेहद घटिया। ऐसे ही एक दरिंदे ने सिर्फ अपने मजे के लिए उसके पूरे खानदान का कत्लेआम कर दिया था। उस दिन से वो उस दुश्मन से बदला लेने के मौके की तलाश में है। अब उसे लगता है कि उसे वो मिल गया है जो उसका ये बदला पूरा कर सकता है। वो चैन से कहता है कि किसी ने सही कहा था कि वही उनके बदले की आखिरी उम्मीद है। चैन तुरंत पूछता है कि वो इंसान कौन है। डीमन किसी पुराने बाबा की तरह रहस्यमयी अंदाज में जवाब देता है कि सारे सवालों के जवाब उस टावर के अंदर मिलेंगे। अपने आखिरी शब्दों के साथ वो अपनी बची खुची सारी एनर्जी चैन को सौंप देता है। बदले में डीमन उसे कहता है कि उसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना होगा। टावर के अंदर छिपे उन खूंखार शैतानों को डिवावर करना कोई आसान काम नहीं होगा। डीमन अपनी आखिरी वार्निंग देता है, सिर्फ वही इंसान पर्गेटोरी राक्षसा की ताकत का हकदार है जिसके अंदर स्ट्रांग बनने की कभी ना खत्म होने वाली भूख हो। सुबह वो अपने डॉर्म रूम में आंखें खोलता है। कमरे में गूंजती एक तेज आवाज सुनकर वो झटके से उठ बैठता है। उसके रूममेट्स तैयार हो रहे हैं और उसे जल्दी निकलने को कहते हैं ताकि वो टाइम पर पहुंच सके। जब वो देखता है कि उसका शरीर सही सलामत है तो वो सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक अजीब सपना था। लेकिन नए स्टैट्स कंफर्म करते हैं कि जो कुछ उसने देखा वो सच था। रातों रात लेवल 10 पर पहुंचने के बाद वो अपने रैंक के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका रूममेट उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि कैसे कल रात कोई उसकी तारीफ कर रहा था और बता रहा था कि वो कितना पावरफुल बन गया है। मालूम चुपके से देखता है और नाटक करता है जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ भी हो, उसका रूममेट उसे चैलेंज करता है कि वो रैंकिंग टेस्ट में खुद को साबित करे। इसी से डॉम किंग का टाइटल तय होगा। स्कूल जाते वक्त खुद को किंग कहने वाला लड़का ज्ञान देता है कि हर रैंक 3 टियर्स में बांटी गई है। भले ही वो ई रैंक है, पर वो बाकी लूजर्स से ऊपर एक प्राउड मिड ई रैंकर है। वो अकड़ कर चलता है क्योंकि टियर्स के बीच का गैप बहुत बड़ा होता है। जोश में वो जोकर क्लेम करता है कि वो इतना स्ट्रांग है कि एक टियर आगे निकल गया होगा। चिढ़कर मालूम चैन से कहता है कि वो मजाक छोड़े और आज कम से कम डी रैंक हासिल करे ताकि ये डॉम किंग अपना मुंह बंद कर ले। जल्द ही लड़के स्कूल पहुंचते हैं जहां रैंकिंग सेरेमनी के लिए भीड़ जमा है। बुलीज कैंपस में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वहां के मालिक हों और सबको परेशान कर रहे हैं।
डॉम किंग की घमंडी हंसी उन्हें देखते ही गायब हो जाती है, लेकिन उन बुलीज की भी हालत खराब हो जाती है जब वो चेन को देखते हैं। अचानक वो बिना हिचकिचाहट के चेन के सामने झुकने लगते हैं। उसके रूममेट्स को एहसास होता है कि मालूम की बात बकवास नहीं थी। चेन उन्हें इग्नोर करता है और अपने काम से काम रखता है। तभी एक नया चैलेंजर सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्कूल का डिसिप्लिन ऑफिसर जियान, जो खुद को पुलिस समझता है, चैन को वार्निंग देता है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने उसे खास तौर पर उस लड़के को सबक सिखाने भेजा था जिसने उसके भाई पर हाथ उठाया। चैन के सारे दोस्त डरकर तुरंत गायब हो गए। वो सब जैन से खौफ खाते हैं, जो प्रेसिडेंट के सारे गलत काम संभालता है। रूममेट्स को समझ नहीं आता कि ये डी रैंक मॉन्स्टर अचानक चैन को क्यों टारगेट कर रहा है। वो चैन के एकदम करीब आ जाता है। प्रेसिडेंट का ये चमचा शेख ही बघारता है कि उसकी सूंघने की शक्ति उसे बता देती है कि सामने वाला कितना दमदार है। उसके मुताबिक चैन से सिर्फ एक फट्टू और कमजोर लूजर की स्मेल आ रही है। इस इंसल्ट पर चैन बिना डरे उसे करारा जवाब देता है। जियान अपना आपा खो देता है जैसे ही उसे कुत्ता कहा जाता है। इससे पहले कि असली फाइट शुरू हो, उसका मालिक उसे रुकने का ऑर्डर देता है ताकि सबके सामने तमाशा न बने। प्रेसिडेंट को पता चला कि पंगा उसके भाई ने ही शुरू किया था। पिटना तो बस उस गलती का अंजाम था जो उसने अपने से बड़े साइज के बंदे से भिड़कर की थी। इतना कहकर प्रेसिडेंट चैन को गुस्से से घूरता है, मगर हमारा हीरो बिल्कुल नहीं डरता। तभी एक प्रोफेसर अनाउंस करते हैं कि रैंक असेसमेंट सेरेमनी शुरू हो रही है और सभी स्टूडेंट्स को आगे बुलाते हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने चमचे को लेकर निकल जाता है। वो सोचता है कि चैन अब डर गया होगा और दोबारा पंगा नहीं लेगा। ऊंचाई से एक आदमी वाइस प्रेसिडेंट से हैरानी में पूछता है कि वो आज रैंकिंग सेरेमनी क्यों देख रही हैं। उसे लगता है कि शायद किसी नए स्टूडेंट ने उनका ध्यान खींचा है। वो हल्का मुस्कुराती हैं और कहती हैं, इस साल काफी मजा आने वाला है। जल्द ही शैंगजो का नाम पुकारा जाता है। डॉम किंग नर्वस फील करता है जब वो अंदर जाता है। दूसरी तरफ का माहौल एकदम अलग होता है। ये टेस्ट एक स्पेशल डीमन लेयर के अंदर होता है। वहाँ एक डीमन हार्ट वायर से जुड़ा होता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके रैंक और पोटेंशियल नापता है। जब अवेकनर अपनी पूरी पावर निकालता है तो सिग्नल वापस आता है और रिजल्ट दिख जाता है। डॉम किंग का रैंक पहले जैसा ही निकलता है। प्रोफेसर थोड़े कंफ्यूज दिखते हैं क्योंकि उसका पोटेंशियल आने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगता है। मा लॉन्ग बदलते नंबर्स को गौर से देखता रहता है। काफी सस्पेंस के बाद शैंगजो का मैक्सिमम पोटेंशियल सिर्फ सी निकलता है। किंग उदास होकर बाहर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने जो तरक्की सोची थी वो सिर्फ उसका वहम था। उसके रूममेट्स उसे तसल्ली देते हैं कि वो सब एक ही हालत में हैं, यानी ई रैंक पर अटके हुए और ज्यादा से ज्यादा सी रैंक तक पहुंचने की ताकत वाले। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का वो चमचा शान से बाहर निकलता है। वो अब भी लोअर डी रैंक पर है, लेकिन उसका पोटेंशियल ए रैंक तक का है। चैन के दोस्तों की उम्मीद टूटने लगती है क्योंकि उन्होंने लगभग 10 स्टूडेंट्स को डी रैंक तक पहुंचते देख लिया है। प्रोफेसर्स भी हैरान हैं कि इतने सारे बच्चों ने ग्रेड डी हासिल कर लिया। बिना असली लड़ाई के अनुभव के ई रैंक से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जोश में वो अगले स्टूडेंट को बुलाते हैं, वही प्रेसिडेंट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सब लोग गोंग टिंग को देखते हैं जो एक गिल्ड मास्टर भी है। जब वो स्टेज पर जाता है, हमारा हीरो बिल्कुल शांत रहता है और नतीजे का इंतजार करता है। अकेडमी में सब जानते हैं कि 2 साल पहले वो लोअर डी रैंक पर था। यहाँ का पुराना रिकॉर्ड मिडिल डी रैंक का रहा है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट नया इतिहास लिखेगा। डीमन लेयर के अंदर उसकी मौजूदगी से डीमन हार्ट की आंखें खुल जाती हैं। प्रेसिडेंट अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकता, मगर उसके अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी पर धमाका करने का जुनून है। वो अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में नंबर 1 पर दर्ज कराना चाहता है। जब प्रोफेसर्स उसका पोटेंशियल ग्रेड सुनहरा चमकता देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनका शक सच निकलता है जब गोंग टिंग का हाई डी रैंक सबको हैरान कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतिहास का पहला पोटेंशियल एस रैंक देखकर भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रेसिडेंट के चमचे अपने बॉस की तारीफें करते नहीं थक रहे। चैन के रूममेट्स भी अपनी आंखों के सामने एक लेजेंड को बनते देखकर जलन से भर जाते हैं। प्रोफेसर्स आपस में चर्चा करते हैं कि ये खबर तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को भेजनी होगी। उन्हें इस कीमती एस रैंक कैंडिडेट का पूरा ख्याल रखना होगा ताकि वो देश छोड़कर ना जाए। इसके अलावा वो अकेडमी का सबसे कम उम्र का गिल्ड मेंबर है। उनके स्कूल का नाम अब पक्का हेडलाइंस में छाएगा। ऊपर से देख रहे प्रिंसिपल युआन लॉन्ग को एहसास होता है कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू को पहले से उसके पोटेंशियल का पता था, इसीलिए वो खुद ये सेरेमनी देखने आई हैं। मगर वो बात को घुमाते हुए कहती हैं कि सिर्फ वही एक स्टूडेंट वही है जिसे वो देखने आई हैं। इस चमकते हुए प्रेसिडेंट के अलावा एक और स्टूडेंट है जो उन्हें ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। ठीक उसी पल उस स्टूडेंट का नाम पुकारा जाता है। जीन को एक आइडिया आता है और वो उस रहस्यमयी अर्बन लेजेंड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो भी अपने दोस्तों की तरह ई रैंक कचरा ना निकल जाए। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सब मजाक बन जाएंगे और इतने बड़े इवेंट में आना उनके लिए शर्म की बात होगी। मालोंग अपने दोस्त का साथ देता है और दावा करता है कि वो सबके होश उड़ा देगा। भीड़ पूरी उम्मीद से देखती है जब चैन आखिरकार डीमन लेयर में एंटर करता है। चैन के करीब आते ही डीमन हार्ट को अचानक एक भयानक प्रेशर
महसूस होने लगता है। हमारे हीरो को अच्छी तरह पता है कि एक अवेकनर के लिए बेहतरीन फ्यूचर का रास्ता सिर्फ किसी बड़े गिल्ड से जुड़कर ही खुलता है। वो जानता है कि ग्रेजुएशन के वक्त होने वाला कॉम्बैट टेस्ट ही वो मौका है जहां उसे खुद को साबित करना होगा। इस मुकाबले में 10 लोगों की एक टीम बनानी होती है और जो स्क्वाड पहले नंबर पर आती है उसे देश के सबसे टॉप इंपीरियल गिल्ड में एंट्री मिल जाती है। इसलिए हर देखने वाले के लिए इस इम्तिहान का मकसद एकदम साफ है। ज्ञान ने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी है और अपने बॉस से एक नए डी रैंक लड़के को मिलवाया। वो घमंड से कहता है कि उनकी पार्टी अब पूरी तरह तैयार है और उनके पास सारे टॉप डी रैंकर्स के साथ प्रेसिडेंट का भाई भी है, इसलिए उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। चैन समझता है कि काबिल बच्चे हमेशा एक मजबूत ग्रुप बनाएंगे और कमजोर लोग अलग रह जाएंगे, जो एक ऐसे माहौल को जन्म देता है जहां सिर्फ ताकतवर ही टिक पाते हैं और कमजोरों को बिना सोचे बाहर कर दिया जाता है। वक्त गुजरता है और लॉन्ग घबराने लगता है क्योंकि स्क्रीन पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा। भीड़ को लगने लगता है कि चैन इतना ज्यादा कमजोर है कि सिस्टम उसे ठीक से रजिस्टर भी नहीं कर पा रहा। तभी जैन प्रेसिडेंट को समझाता है कि बचे हुए स्टूडेंट्स सिर्फ कचरा है, इसलिए यहां वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। मगर जैसे ही वो जाने लगते हैं, स्क्रीन अचानक चमकती है और उस पर हाई डी रैंक लिखा आता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। प्रेसिडेंट और पूरी स्टूडेंट काउंसिल को इस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पर यकीन नहीं होता। हालांकि सिस्टम को जल्द ही नतीजों में एक अजीब बदलाव महसूस होता है। असल में चैन सिस्टम का इस्तेमाल ये चेक करने के लिए कर रहा था कि उसके लेवल 10 के बेस स्टैट्स बिना किसी बदलाव के क्या रैंक दिखाते हैं। डी रैंक देखने के बाद वो अपनी क्लास बदलकर इन्फर्नल डेथ किंग कर लेता है, जो उसकी अब तक की सबसे कमजोर अब्जॉर्ब्ड क्लास है। रैंक तुरंत बदलकर मिड सी हो जाता है, जो भीड़ के होश उड़ा देता है। काउंसिल को लगने लगता है कि शायद मशीन ही खराब हो गई है। साइंटिस्ट्स भी सवाल उठाने लगते हैं कि रिजल्ट बार बार क्यों बदल रहा है और उन्हें शक होता है कि मशीन शायद पूरी तरह फेल हो चुकी है। ठीक उसी पल डीमन हार्ट के अंदर एक हलचल होती है और रिजल्ट एक बार फिर अजीब तरह से बदलने लगते हैं। चैन इसे देखता है और एक और मजबूत क्लास पर्गिटरी राक्षसा में बदल जाता है। डीमन हार्ट घबरा जाता है और बाहर एक भयानक तूफान उठता है, जिसे देखकर ज्ञान हैरानी में चिल्लाने लगता है। मलोंग इसे एक कुदरती इशारा मानता है कि इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि उनके डॉम से एक महाशैतान पैदा हुआ है। अगले ही पल पोटेंशियल एस रैंक पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर साइंटिस्ट्स और प्रेसिडेंट टिंग दोनों पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। सिस्टम अचानक एक वार्निंग दिखाता है कि यूजर का पोटेंशियल लिमिट से बाहर है और मौजूदा बाउंड्स में इसे नापना नामुमकिन है। ज्ञान का दिमाग मानो हैंग हो जाता है और हैरानी के मारे उसकी जान निकलने लगती है। जब सिस्टम भारी दबाव में टूटने लगता है तो साइंटिस्ट्स घबराकर आगे भागते हैं ताकि स्टूडेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। मगर जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां डीमन हट था वहां अब सिर्फ एक सूखा हुआ कचरा बचा है, जो हद से ज्यादा लोड की वजह से पूरी तरह जल चुका है। ये साफ था कि चैन ने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया था। फिर भी वो उसे निगल लेता है और किसी का भी रैंक देखने और आसपास के खतरों की वार्निंग पाने की ताकत हासिल कर लेता है। वो डीमन लेयर से बाहर निकलता है और ये देखकर खुश होता है कि हर किसी का रैंक उसकी आंखों के सामने है। तभी वो नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट ने भी अपना असली पोटेंशियल छुपाया है और वो ज्यादा से ज्यादा एक एवरेज सी रैंक ही है। साइंटिस्ट्स अजीब तरह से बाहर आते हैं और सबको बताते हैं कि डीमन हार्ट को हद से ज्यादा तनाव की वजह से हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए अभी के लिए टेस्टिंग रोकनी पड़ेगी। वो चैन के स्टैट्स को एक गलती करार देते हैं और कहते हैं कि पूरी रिपोर्ट बड़े अफसरों को रिव्यू के लिए भेजी जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स को अगले दिन आने को कहा जाता है, क्योंकि तब तक टेस्टिंग के लिए नया डिवाइस मंगवा लिया जाएगा। वापस जाते वक्त चैन की रूममेट्स उसे एक असली हीरो की तरह हाइप करने लगते हैं, जो उसने सबके सामने कर दिखाया था। ज्ञान ये जलन बर्दाश्त नहीं कर पाता और चैन को एक धोखेबाज कहता है, साथ ही मशीन तोड़ने और काउंसिल का वक्त बर्बाद करने के लिए हर जाने की मांग करता है। जैसे ही चैन का सब्र टूटने लगता है और वो उसे वहीं सबक सिखाने की तैयारी करता है, टिंग बीच में आकर ज्ञान को तुरंत टोक देता है। प्रेसिडेंट उसे अपने टीममेट की बेइज्जती ना करने की वार्निंग देता है, जिसे सुनकर ज्ञान दंग रह जाता है। फिर टिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस नए ताकतवर लड़के को अपनी टीम में आने का ऑफर देता है। वो पूरे भरोसे के साथ वादा करता है कि साथ मिलकर वो इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाएंगे। बैकग्राउंड में ज्ञान का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि चैन के लिए जगह बनाने के लिए किसी को टीम से निकालना पड़ेगा। ये सिचुएशन पक्का भाइयों के बीच झगड़ा पैदा करेगी। उसके मुताबिक टिंग की टीम ज्वाइन करने का मतलब है बिना किसी शक के पहला नंबर हासिल करना। इसलिए वो सोचने लगता है कि चैन में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी लोग रिश्वत देकर भी इस लाइनअप में जगह नहीं बना पाए। वो जबरदस्ती अपने घमंड को निगलता है
और हिचकिचाहट के साथ चेन का टीम में स्वागत करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। चेन तुरंत उसका हाथ झटक देता है और साफ कह देता है कि उसे उनके साथ जुड़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर जियान के पसीने छूटने लगते हैं, जबकि टिंग बिना किसी रिएक्शन के पूरा नज़ारा खामोशी से देखता रहता है। जियान गुस्से में चेन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे अंदाजा भी नहीं वो क्या कर रहा है, क्योंकि उनकी टीम पूरे स्कूल में बिना किसी मुकाबले के नंबर 1 पर है। चेन अपनी पीठ मोड़कर वहां से निकल जाता है और कहता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वो उनके पूरे ग्रुप को हद से ज्यादा शोरगुल करने वाला बता देता है। वो उन्हें दोबारा परेशान ना करने की हिदायत देता है, जिसके बाद इस इंसल्ट से जियान गुस्से और नफरत में उबलने लगता है। पूरे स्कूल में चेन के इस इनकार की बातें होने लगती हैं और ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि वो उस मिड सी रैंक के दिखावे के बाद अकेले ही पहला नंबर हासिल करने का प्लान बना रहा है। अब पूरे स्कूल को एक बेहतरीन ड्रामा देखने को मिल रहा है जो रियल टाइम में सबके सामने है। इस बीच चेन के रूममेट्स जियान और टिंग के चेहरों पर छाई जिल्लत का पूरा मजा लेते हैं। इतने बुरे इनकार के बाद भी प्रेसिडेंट शांति से जियान से कहता है कि अगर चेन के अपने प्लान्स हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो अपना आपा नहीं खोता। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल, जो ये सब देख रहे थे, एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये लड़के साथ मिलकर स्कूल का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन लिंग जोर देती है कि इस तरह मामला और भी दिलचस्प हो गया है। वो समझाती है कि टिंग हमेशा से अमीरी और सुविधाओं में पला बढ़ा है, इसलिए ये इनकार उसके दिमाग में एक सीधे जंग के ऐलान की तरह रजिस्टर होगा। वो प्रिंसिपल को याद दिलाती है कि उनका प्रेसिडेंट ऐसा इंसान नहीं है जिसे संभालना आसान हो। जियान अपनी शिकायत जारी रखता है और कहता है कि चेन का घमंड सिर्फ एक टेस्ट एरर की वजह से है जिसने सी रैंक दिखाया था, मगर टिंग इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद वो नतीजा गलत ना हो। वो मानता है कि भले ही गुंजाइश कम हो, फिर भी वो किसी को अपना पहला नंबर छीनने नहीं दे सकता। जियान को याद आता है कि चेन शायद एक आम स्टूडेंट है जिसे असली लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, जबकि काउंसिल के लोग एलिटिस्ट हैं जिन्होंने डीमन लेयर में छुपकर लंबी ट्रेनिंग की है। वो सुझाव देता है कि उसे खुद जाकर चेन को उसकी बदतमीजी का सबक सिखाना चाहिए, मगर टिंग उसकी बात काट देता है और पूछता है कि क्या उसका प्रेसिडेंट इतना छोटा दिल रखता है। जियान को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है, जबकि टिंग अपना कैरियोके प्लान कैंसिल कर देता है और जियान को सब कुछ अकेले संभालने की हिदायत देकर निकल जाता है। लगभग 10 मिनट बाद एक खबरी जियान को बताता है कि चेन स्कूल से निकल गया है, क्योंकि उसे थोड़ी देर के लिए घर जाना था। वो ये भी कहता है कि चेन खाना खाने के लिए भी नहीं रुका, जो इस मौके को और भी बेहतर बना देता है। जियान इसे किस्मत का साथ मानता है और अनजान जगह पर उससे बेरहमी से निपटने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, जहां कोई बीच में नहीं आएगा। जब चेन सड़क पार करता है तो उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में एक बड़े गिल्ड को तबाही झेलनी पड़ी थी जब उन्होंने सेंट हे के इलाके में एक शैतानी गुफा को जीतने की कोशिश की थी। उस गुफा के अंदर उनका सामना रैथ नाम के एक नए मॉन्स्टर से हुआ था, जिसने पूरी टीम को बिना किसी मुकाबले के तुरंत खत्म कर दिया था। वो शैतान फिर इंसानी दुनिया में निकल आया और हर तरफ भारी नुकसान किया था। हालांकि वो याद अभी अधूरी है, फिर भी चेन पक्का इरादा करता है और इस जिंदगी में उसी गुफा को ढूंढने का प्लान बनाता है। इस काम को शुरू करने के लिए चेन को काफी पैसों की जरूरत है, इसलिए वो बिना रुके माइथिल गिल्ड एक्सचेंज सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। उसे याद है कि माइथिल गिल्ड का ये सेंटर आगे चलकर देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन जाएगा। इस दुनिया में किसी अवेकनर की ताकत उसके हथियार और इक्विपमेंट से नापी जाती है, और ये एक्सचेंज ऐसी चीजें खरीदने बेचने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन चेन के लिए ये जगह अभी सिर्फ पैसे कमाने का एक आसान रास्ता है, ताकि वो अपने बड़े मिशन की तरफ बढ़ सके। वो अंदर जाता है और ब्रोकर को कुछ शैतानी दांत दिखाता है, जो उन्हें बड़ी बारीकी और शक से देखता है। वो पूछता है कि उस जैसा स्टूडेंट ऐसे आइटम कैसे लाया। चेन शांति से समझाता है कि ये उस मॉन्स्टर से मिले हैं जिसे उसने हराया था। ब्रोकर हैरान होता है और कहता है कि उसने ऐसा आइटम पहले कभी नहीं देखा, मगर उसकी असिस्टेंट बीच में आकर बताती है कि ये बीस्ट सैंगन नाम के ई क्लास मॉन्स्टर्स के दांत हैं। वो बताती है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दांतों से ई ग्रेड का सेप्टर बनाया जा सकता है या इनका पाउडर कई कामों में आता है। घमंडी ब्रोकर उसे बीच में ही टोक देता है और दांत मेज पर फेंक कर कहता है कि ई ग्रेड आइटम की कीमत बहुत कम है। वो शेखी बघाड़ता है कि उनका एक्सचेंज सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है जिनकी समझ में बड़ी इज्जत है। वो कहता है कि वो सिर्फ डी ग्रेड या उससे ऊपर का काम करता है, और इसी बहाने वो इस सस्ते आइटम को पहचानने से इनकार कर देता है। वो बड़े कस्टमर्स की कमी की शिकायत करता है और कहता है कि किसी लो टियर बंदे के साथ डील करने से उसके प्रमोशन में कोई मदद नहीं मिलेगी। वो पूरे मामले को एक मुसीबत बताता है और सारी जिम्मेदारी अपनी असिस्टेंट ली पर डाल देता है। पीछे हटते ही वो लड़की चेन को कैश से भरा एनवेलप देती है और पूछती है कि क्या उसे इस ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और मदद की जरूरत है। चेन 10,000 रुपए चेक करता है और सोचता है कि इससे फिलहाल उसके किराए की प्रॉब्लम बिना किसी टेंशन के खत्म हो जाएगी। फिर वो पर्गेटोरी राक्षसा से मिली चमकती हुई तलवार निकालता है, जो तुरंत उस लड़की का ध्यान खींच लेती है। भले ही उसने ऐसा पहले कुछ न देखा हो, पर वो अंदाजा लगाती है कि ये कम से कम बी ग्रेड या शायद ए ग्रेड आइटम है।
ब्रोकर हैरानी से वापस आता है और उसकी बात को मजाक बताते हुए कहता है कि ए ग्रेड आइटम्स की कीमत लगभग 10 लाख होती है। वो दावा करता है कि उसने यहाँ सालों काम किया है और असलियत में कभी ए ग्रेड जैसा कुछ नहीं देखा। तभी दुकान का मालिक वहां पहुंचता है और शांति से बताता है कि ये आइटम ना तो ए ग्रेड है और ना ही बी ग्रेड। ब्रोकर अपने बॉस की तारीफ करता है और कहता है कि वो पहले से जानता था कि एक मामूली स्टूडेंट के पास इतनी कीमती चीज नहीं हो सकती, मगर मालिक समझाता है कि ये हथियार साफ तौर पर पर्गेटोरी लैंड्स का है और असलियत में ये एक एस ग्रेड आइटम है। ये हैरान करने वाला सच सुनकर ब्रोकर और असिस्टेंट दोनों के होश उड़ जाते हैं और उनके चेहरे पत्थर जैसे हो जाते हैं। मालिक तुरंत चैन के हाथ पकड़ लेता है और बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत करता है। वो चैन को वीआईपी रूम में चलने को कहता है और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कोई भी मांग बताने को कहता है। इस बीच चैन सुकून महसूस करता है क्योंकि मालिक चिंगजोर ने उम्मीद के मुताबिक खुद को जाहिर कर दिया है। वीआईपी रूम में बैठने के बाद गिल्ड बॉस उससे पूछता है कि वो इस हथियार को कितने में बेचना चाहता है। हमारा हीरो तुरंत 10 लाख का जवाब देता है, जो उस हरे बालों वाले आदमी को हैरान कर देता है। बॉस उसे बताता है कि ये बहुत कीमती है और इसके करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन चैन उसे समझाता है कि वो इस तलवार को सिर्फ 1 महीने के लिए 10 लाख के लोन के लिए गिरवी रखना चाहता है। ये सुनकर वो आदमी और भी दंग रह जाता है और समझ जाता है कि ये लड़का बहुत चालाक है। चैन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि वो 30 दिन में असल रकम और उसके अगले महीने ब्याज चुका देगा। जवाब देने से पहले गिल्ड बॉस उस लड़की को बाहर जाने को कहते हैं ताकि बड़े लोग बिजनेस की बात कर सकें। जब वो अकेला होता है तो वो बताता है कि वो जानता है चैन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से है, जहां सीनियर्स ग्रेजुएट होने वाले हैं। वो आगे कहता है कि उसे पता है 30 दिन में ग्रेजुएशन टेस्ट होगा और उसका इनाम 10 लाख रुपए होगा। वो आदमी चैन से सीधा पूछता है कि क्या वो उस टेस्ट को निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। गिल्ड बॉस अपना दिमाग चलाता है और समझ जाता है कि चैन को पैसों की सख्त जरूरत है, वरना वो यहाँ कभी नहीं आता। आखिर में वो ऐलान करता है कि वो उसे बिना किसी ब्याज के तुरंत 15 लाख रुपए उधार देगा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये गहरी दोस्ती की शुरुआत होगी। चैन ये देखकर दंग रह जाता है। वो आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि इस कमरे की एक भी बात बाहर नहीं जाएगी। बदले में वो बस इतना चाहता है कि आगे भी कुछ बेचना हो तो चैन इसी गिल्ड में आए। चैन सोचता है कि इसने सब कुछ इतनी आसानी से समझ लिया, फिर भी धोखा देने की कोशिश नहीं की। अब उसे समझ आता है कि ये गिल्ड बॉस आगे चलकर इतना बड़ा आदमी क्यों बनता है। हमारा हीरो उससे हाथ मिलाता है और सोचता है कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उसे ताकतवर साथियों की जरूरत पड़ेगी। कुछ ही देर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और पैसे तुरंत उसके अकाउंट में आ जाते हैं। गिल्ड बॉस पूछता है कि क्या उसे टूर्नामेंट के लिए कोई हथियार चाहिए, क्योंकि उसने अपना असली हथियार तो गिरवी रख दिया है। भले ही उसके पास कोई एस रैंक सामान नहीं है, पर चुनने के लिए काफी सारे बेहतरीन ए रैंक इक्विपमेंट मौजूद हैं। चैन उसे फिक्र ना करने को कहता है और अपनी दूसरी तलवार समन करता है, जिसे देखकर गिल्ड मेंबर्स के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद चैन निकल जाता है और गिल्ड बॉस उस गुलाबी बालों वाली लड़की को सुपरवाइजर बना देता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा क्लाइंट ढूंढा था। जाने से पहले चैन को याद आता है कि वो कुछ खरीदना भूल गया है, तो वो काउंटर की तरफ मुड़ता है। कुछ घंटों बाद वो एक बस स्टॉप पर खड़ा होता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में ऊपर पहुंचने के लिए उसने कितना संघर्ष किया था और लोग उसे कचरा समझते हैं। उसने दिन रात काम किया ताकि गुजारा हो सके और दोनों भाई बहनों को लगभग बेघरों की तरह रहना पड़ा था। यून ने तब अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, मगर उसने ये कहकर छोड़ दिया कि वो उसके भाई से बहुत दूर है। असल में वो उस पर और आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी। वापस आज में आकर वो हैरान होता है कि वो अब तक आई क्यों नहीं और आसपास देखने लगता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है और उसे एंट्रेंस की जगह एग्जिट पर ना ढूंढने के लिए पागल कहती है। अपना बड़ा सूटकेस खींचते हुए वो बताती है कि वो फिर से कंगाल हो गए हैं, क्योंकि किराए ने सब खत्म कर दिया। मगर चैन वहां सुन्न खड़ा रहता है, क्योंकि उसने उसे 7 साल बाद देखा है। वो उसे अपना सामान उठाने में मदद करने को कहती है। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने हाथ हिलाती है। अचानक चैन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। कुछ पल बाद वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए एक पुरानी टेक्निक लगाती है और उसे दम घोटने के लिए डांटती है। वो कहती है कि चैन अजीब हरकतें कर रहा है और पूछती है कि क्या उसकी क्रश ने उसे मना कर दिया, पर चैन बात टाल देता है। फिर दोनों चलने लगते हैं और वो अपने एग्जाम्स की बातें करती रहती है। चैन उसकी हर बात खुशी से सुनता है और खुद से वादा करता है कि इस बार वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इस बीच एक गली में कुछ गुंडे इंतजार कर रहे हैं। जब कंफर्म हो जाता है कि हीरो यहीं से गुजरेगा तो जियान अपने दोस्तों से कहता है कि टारगेट के आने तक छुप कर रहें और फिर मिलकर हमला करें। एक अजीब मुस्कुराहट के साथ वो सोचता है कि वो चैन को उसकी हरकत की सजा जरूर देगा। एक गुंडा पूछता है कि अगर मामला बिगड़ गया तो क्या वो मुसीबत में पड़ेंगे। जियान बताता है कि पिछली मुलाकात ने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया है।
चैन ने कैसे उसकी बेइज्जती की थी, ये याद करके वो उन गुंडों से कहता है कि उसका हिस्सा बचा कर रखें। वो कसम खाता है कि वो हीरो को ऐसा सबक सिखाएगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। जियान शेख ही बघारता है कि वो सबसे बेहतरीन असैसिन है और अपने टारगेट का रोना याद करके उसके मुंह से राल टपकने लगती है। वापस हीरो पर आते हैं। यून उसे याद दिलाती है कि वो अजीब बिहेव कर रहा है और पूछती है कि क्या ये एग्जाम्स की वजह से है। वो मजाक में कहती है कि उस जैसे कमजोर को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहन उसे कहती है कि चाहे जो हो बस चलते रहो और बाकी किस्मत पर छोड़ दो। उसका दिल बहलाने के लिए वो गाना गाने लगती है। जब वो गली में दाखिल होते हैं, चैन हैरान है कि उसने इतनी आसानी से बदलाव पहचान लिया, पर वो ये नहीं जानती कि वो अवेकनर बन चुका है और अमीर भी है। उसका मर्दाना गर्व देखकर वो सोचती है कि उसका भाई बड़ा हो रहा है। इस बीच दूर से एक गुंडा जियान को बताता है कि टारगेट के साथ एक लड़की भी है। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि गली में कैमरा नहीं है और उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। मगर हमारा हीरो तुरंत उनकी बुरी नीयत समझ जाता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल के गुंडे हैं। वो ईयरबड्स निकालता है और अपनी बहन के कानों में लगा देता है। वो उसे वो गाना सुनने को कहता है जो उसे पसंद है। वो हैरान होती है क्योंकि उसने कभी गाने नहीं सुने, पर वो मान जाती है। फिर वो मुड़ता है और उन गुंडों को गुस्से से घूरता है जो आगे बढ़ रहे हैं।